Biotechnology and its applications. Biotechnology and its applications. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम अलग अलग फील्ड्स में बायोटेक की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले एग्रीकल्चर में बायोटेक के क्या क्या स्कोप्स हैं। जो हमने बायोटेक के टूल्स पढ़े उससे हम किस तरह से प्लांट्स को मॉडिफाई करते हैं और कैसे कैसे बायोटेक के क्रॉप्स या फूड प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। मेडिसिन में बायोटेक की क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन सी डिजीज को ठीक करने के लिए हमने ड्रग्स बनाए हैं, मेडिसिन बनाई हैं बायोटेक के थ्रू। एनिमल्स में बायोटेक का क्या रोल होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और बायोटेक से रिलेटेड कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देखो कि जो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज यहाँ पर बायोटेक के दिए हुए हैं वो यहीं से ही देख लो। सबसे पहला दे रखा है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम। जैसे मान लो कि आपने कोई एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया बैक्टीरिया में और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक एंजाइम बनवा रहा है। जो फॉरेन जीन था वो एक एंजाइम का था, ठीक है। तो वो एंजाइम आपने प्यूरिफाई कर लिया, क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर के थ्रू डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करके। तो बायोटेक से आपको क्या मिला, एक कैटलिस्ट मिल गया, एक एंजाइम मिल गया, और उस एंजाइम को आप फर्दर मान लो आगे यूज कर रहे हो बेकिंग में, ठीक है, बेकिंग की फील्ड में यूज कर रहे हो जिससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आ रहे हैं। या फिर आपने कोई माइक्रोबी ऑब्टेन कर लिया जैसे बेकर ईस्ट, बायोरिएक्टर से उसको बनवा लिया और उसको फिर आगे आप फर्दर यूज कर रहे हो। दूसरा क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या प्रोवाइड करता है, बायोरिएक्टर डिजाइन। जो बायोरिएक्टर डिजाइन है वो क्या है, एक ऑप्टिमल कंडीशन देता है ग्रोथ कराने के लिए। और फाइनली क्या था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिससे हम प्यूरिफाई कर लेते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को। और फाइनल प्रोडक्ट जनरली क्या होगा, डीएनए से बनेगा जो प्रोटीन। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। इसमें सबसे पहला है फार्मिंग मेथड्स, एग्रीकल्चर करने के मेथड्स। फार्मिंग करने के 3 मेथड्स हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स।
यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स के यूज से जो फार्मिंग होती है, एग्रोकेमिकल्स होते हैं जैसे फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को इंसेक्टिसाइड्स भी बोलते हैं। पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हुए जो भी फार्मिंग हो रही है उसे बोलते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इसमें केमिकल्स का यूज होता है जो फार्मर यूज करेगा अपनी फील्ड में। पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं? इंसेक्ट या पेस्ट को मारते हैं। वीडीसाइड्स अलग होते हैं जो वीड्स या हर्ब्स को मारते हैं, ठीक है, हर्बिसाइड्स भी बोल देते हैं उन्हें, वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स लिख लो, हर्बिसाइड्स। तो इन सब के यूज से जो फार्मिंग होती है वो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है। इसका एग्जांपल है ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में जो आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आई थी ड्यूरिंग 1960s। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है नॉर्मन बारलोग। इन्हें इंडिया में कौन लेकर आया था? स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन 1960s में इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो इतनी वेल सफिशिएंट नहीं थी कि अपने सिटीजन्स को वो प्रॉपर या पूरा फूड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने यूएस से एज सच भी की मांगी थी खाने की, ठीक है। तो उन्होंने इतने लोअर लोअर क्वालिटी का इन्होंने वीट भेजा था यूएस ने उस टाइम पर, जिसकी लाल रंग की रोटी बनती थी। और उसी के साथ एक वीट भी भेज दिया था वीट के साथ ही, जो ये कैरेट ग्रास उग रही होती है। ये कैरेट ग्रास है, नेटिव है अमेरिका की, इंडिया में नहीं होती है, अमेरिका में होती है। अमेरिकन क्या करते हैं, इसको तोड़ के ओशन में फेंक के आते हैं, पैसिफिक ओशन में। और इंडिया में सब जगह स्प्रेड हो गई है, ये उसी वीट के साथ इंडिया में आई थी, इसलिए इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में इंडिया में आई थी। फिर जब ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन थी तब एमएस स्वामीनाथन ने इस पर्सन को लेकर आया था इंडिया में। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि इंडिया में, अच्छा ये पर्सन जो है बारलोग, इसने पहले मैक्सिको में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए स्वामीनाथन इसको इंडिया में लेकर आए। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि इंडिया के जो राइस और व्हीट है वो सबसे ज्यादा खाया जाता है, और उन प्लांट की ईल्ड बहुत कम थी, और डॉर्फ क्वालिटी के प्लांट्स थे, छोटे हाइट वाले, राइस और व्हीट। तो ये मैक्सिको में जो ये उगा के आया था हाई यील्डिंग प्लांट सीड्स, उनको ले आया ये, उन सीड्स को इंडिया में, और उन सीड को इसने या उन प्लांट्स को क्रॉस करा दिया। जो मैक्सिको वेराइटी थी व्हीट और राइस की, उसको इसने क्रॉस करा दिया इंडियन वेराइटी के साथ। तो एक हाइब्रिड वेराइटी बन गई, जिन प्लांट की हाइट सेमी थी, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं थे वो, लेकिन हाई यील्डिंग थे। ज्यादा बड़े ना होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स भी कम चाहिए उन्हें, जिसकी हाइट बड़ी है उसको तो न्यूट्रिएंट भी ज्यादा चाहिए, जिसकी हाइट मीडियम है उसको न्यूट्रिएंट भी कम चाहिए। तो कम न्यूट्रिएंट्स पे वो ज्यादा प्रोडक्शन देते थे। तो वहां से इंडिया में आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसमें आप लिखो इसने किया क्या था। बारलोग ने मैक्सिकन वैरायटी के थे इसके पास राइस और व्हीट, उसको इसने क्रॉस कराया डॉर्फ इंडियन वैरायटी, जो इंडिया में पहले से एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी उनके साथ क्रॉस कराया। जो हाइब्रिड्स मिले उसमें से सेलेक्ट किया इसने, कौन से हाइब्रिड को?
सेमी हाइट वाले, सेमी हाइट हाई यील्डिंग वैरायटीज को सिलेक्ट कर लिया, राइस की और व्हीट की। तो एक तो ये सीड मिल गए अच्छी क्वालिटी वाले, और इन सीड को फिर मार्केट में बेचा गया अलोंग विद एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स का यूज फार्मर्स को बताया गया, प्लस इरिगेशन फैसिलिटी सरकार ने दी, जिनसे क्या हो गया, इंडिया में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इंडिया में जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी वो कितनी होगी, ट्रिपल होगी। इट रिजल्टेड इन ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। इंडिया में फूड की प्रोडक्शन ट्रिपल होगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, लोगों के मन में एक फियर रहता है कि खाने के साथ ये जो केमिकल्स हैं ये भी हमारे खाने के साथ आ रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड ज्यादा यूज किया जा रहा है तो वो केमिकल्स भी हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में आ रहे हैं। तो यही इसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है। इसको दूर करने के लिए एक सेकेंड टाइप का फार्मिंग मेथड आया, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इस पे बेस्ड आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल बताएं। बायो पेस्टिसाइड्स, ये भी पढ़े होंगे, या बायो इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इन सबको यूज किया जाता है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का ये क्या हो गया, एक ऑल्टरनेटिव हो गया। अभी भी जैसे मार्केट में फूड्स आते हैं, ऑर्गेनिक फूड अलग आते हैं, ऑर्गेनिक पल्सेस अलग आती हैं, जितनी भी दालें हैं उनके रेट क्या होते हैं, हायर होते हैं ये एग्रोकेमिकल वालों से। क्यों रेट हायर होते हैं, क्योंकि इनकी ईल्ड कम होती है, बट लो ईल्ड, इनमें ईल्ड कम रहती है। तो तीसरा जो है ऑप्शन, वो है यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो किससे बनेंगी, बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, मेड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो जो फ्यूचर में एग्रीकल्चर का मेथड होने वाला है वो टोटली जेनेटिकली इंजीनियर्ड होने वाला है। ठीक है, जिसमें क्रॉप्स आएंगी जो बायोटेक से एनहेंस्ड है। तो बायोटेक ने क्या क्या एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर में, सबसे पहली है क्रॉप्स विच आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ऐसे क्रॉप बनाना जो मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं, कोल्ड, ड्रॉट, ड्रॉट हो गया सूखा पड़ना, हीट, सॉल्ट। मान लो कोई मिट्टी ऐसी है जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, या पानी ऐसा है जो खारा पानी है, कोई जगह ऐसी है जहां पर पानी की कमी है, टेम्परेचर ज्यादा है टेम्परेचर कम, ये सब एबायोटिक स्ट्रेस हैं
लेकिन बायोटेक से ऐसी क्रॉप्स बनाई गई हैं जो सभी इन एबायोटिक स्ट्रेस को दूर करती हैं। वो कम पानी में भी क्रॉप्स ग्रो हो रही होंगी, ठंडे में भी क्रॉप्स ग्रो हो रही होंगी, ऐसी क्रॉप्स, तो इन्हें बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स। दूसरी एप्लीकेशन जो है सेकेंड एप्लीकेशन है रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। ऐसी क्रॉप्स बनाना जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना पड़े। इसका एग्जांपल है बीटी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स होती हैं पेस्ट रेजिस्टेंट, इस पे पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ता, ये खुद ही पेस्ट को मार रही होती हैं। ऐसी क्रॉप्स हैं बीटी क्रॉप्स जो पेस्ट को खुद ही किल कर रही हैं। तीसरी एप्लीकेशन है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्ट का मतलब होता है जैसे किसी पेड़ पर कोई फल निकला है, फ्रूट्स आ गए, उसको आपने तोड़ लिया, प्लक करना उसको, फ्रूट को पेड़ से अलग करना, उसको हार्वेस्ट कहते हैं। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस किस में होता है? जैसे जो फ्रूट्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, आपने टोमेटो पेड़ से अलग कर लिया उसके, ठीक है, और उसको ट्रक्स में लोड करके आप लेकर जा रहे हो फील्ड से मार्केट की तरफ। वाइल ट्रांसपोर्टेशन वो टोमेटो टकराएंगे, या रोड खराब थी जिस वजह से वो बाउंस हुए, जिससे क्या होगा, उसका टेक्सचर या क्वालिटी खराब होगी, और जब तक फार्मर उसको मार्केट में सेल करेगा उसकी और भी ज्यादा क्या हो चुका होगा, वो डिग्रेड हो चुका होगा, जिससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पेड़ पर जो टमाटर उगा था वो तो अच्छा था, लेकिन जब तक वो मार्केट में सेल होने गया वो खराब हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसको प्रिवेंट करने के लिए बायोटेक से ऐसे टमाटर बन जाते हैं जो हार्ड रहते हैं और स्टिफ रहते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट होने के बाद भी। उन्हें बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, बीटी क्रॉप्स भी पढ़ेंगे चैप्टर में, फ्लेवर सेवर टोमेटो भी पढ़ेंगे। चौथा लिखो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स बनाना जो सॉइल से बहुत कम न्यूट्रिएंट्स पे भी अपनी ग्रोथ ज्यादा दें, सॉइल से वो कम न्यूट्रिएंट्स उठाएं और जितने भी कम न्यूट्रिएंट मिले उसमें ही अपनी एफिशिएंट ग्रोथ शो करें, अच्छी ग्रोथ वो अपनी शो करें, ठीक है। तो वो मिनरल्स को ऐसा ना हो प्लांट सारे मिनरल सॉइल से खत्म कर दिए तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगले साल के लिए फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, तो ऐसा ना हो। तो जिससे क्या होगा, अगर ये हो गया, जो फर्टिलाइजर्स है उन केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा अगर प्लांट्स मिनरल्स को एफिशिएंटली यूज करते हैं। एक आखिरी लिखो एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड।
ऐसी क्रॉप बनाना जिसमें न्यूट्रिशन की अमाउंट ज्यादा हो। इसका एग्जांपल है गोल्डन राइस। इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में आगे हम बीटी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन राइस। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो। जीएमओ एक टर्म होती है, जीएमओस। इसका मीनिंग है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उसे क्या बोलेंगे हम? जीएमओ। जीएमओस बनाने के दो मेथड्स होते हैं। GMOs in plant can be made by, या तो हम कोई फॉरेन जीन प्लांट में ऐड कर दे, बाय जीन एडिशन, कोई फॉरेन जीन प्लांट के जीनोम में ऐड कर दें। तो अगर आपको एक फॉरेन जीन प्लांट में ट्रांसफर करना है, जो वेक्टर का मेथड हम यूज करेंगे वो एग्रोबैक्टीरियम मेथड रहेगा। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम से फॉरेन जीन ट्रांसफर करेंगे। या फिर हम पढ़ेंगे दूसरी, जीन सब्ट्रैक्शन टेक्निक, वो इसी चैप्टर में आगे आएगी। या फिर हम प्लांट सेल के कुछ जीन को साइलेंस कर दें, उसको काम ना करने दें, प्लांट सेल के जीन को ही, उससे भी वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया। या तो हम बाहर से जीन डाल दें, या उसके एग्जिस्टिंग जीन की फंक्शनिंग को ही रोक दें, जीन सब्ट्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बीटी कॉटन।